हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम हिंदी व्याकरण 10th और 12th दोनों क्लास के लिए स्पेशल पढ़ने वाले हैं। एक क्लास हिंदी व्याकरण का 2 क्लास मैं दे चुका हूँ, ये तीसरा क्लास है और ईद से पहले एक क्लास है, उसके बाद फिर आपको ईद के बाद मिलेगा और रेगुलर क्लास मिलता लगा, रेगुलर वीडियो मिलेगा। ये फास्टिंग की वजह से थोड़ा एक दिन एब्सेंट हो चुका था और वैसे भी आप सभी को एडवांस में ईद मुबारक हो। और जो भी प्यारे बच्चों हैं ना, वो वीडियो को शेयर कर देंगे सारे बच्चों को। भाई चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज भी मैं फास्टिंग में रह करके लास्ट फास्टिंग में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद से फिर नेक्स्ट। तो हम आज पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में, जिसे हम इटोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इटोमोलॉजी कहते हैं। हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द है क्या, शब्द कहते किसे हैं। और ये मैट्रिक और इंटर दोनों क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों में पूछता है। तो दोनों इंटर और मैट्रिक दोनों जो स्टूडेंट है वो दोनों के लिए है। तो दोनों नए बच्चे जितने जुड़ते जा रहे हैं कॉमेंट में बता जाएंगे सर नए स्टूडेंट हैं हम, और हमें खुशी होगी आपके कॉमेंट से। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं, शब्द है क्या और शब्द कहते किसे हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, यानी अलग अलग वर्णों को या ध्वनियों का सार्थक मेल हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक का मतलब अर्थ वाला, ध्वनियों या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं ये पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अब अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख ले, फिर ये इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर एक शब्द दिया, एक वर्ण दिया हुआ क, दूसरा वर्ण है आपका मो, तीसरा वर्ण आपका कौन है लो। तो को मो लो मिलाकर के क्या हो गया आपका कमल। तो ये सार्थक है ना, इसका अर्थ निकलता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कमल का फूल होता है ना, तो सार्थक हो गया, तो इसको हम शब्द कहेंगे। दूसरा है आपका ओ, को, लो। ओ, को, लो, ये अलग अलग वर्ण को मिला करके हम बनाए तो क्या बना हमारा, ये अकल बन गया। तो क्या अकल का कोई अर्थ होता है ना, अकल सार्थक शब्द है ना, तो इसका अर्थ निकला तो ये क्या हो गया हमारा शब्द हो गया, सार्थक होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं नो, नौ, सोमो, नसम, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो ये शब्द नहीं होता, यानी निरर्थक शब्दों का हिंदी व्याकरण में कोई स्थान नहीं है। क्लियर। अब हम कह रहे हैं उत्पत्ति, ये आप याद रखोगे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं, तो 4 भेद है। आपको याद रखना कौन कौन, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। पहला आ जाता है आपका तत्सम, दूसरा आ जाता है तद्भव, तीसरा आ जाता है देशज, फिर आ जाता है विदेशज। तो याद रखना, एग्जाम में पूछता है आपको कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए हम उसका डिटेल्स पढ़ते हैं कि समझेंगे कैसे। पहला है तत्सम। तो तत्सम का एक लॉजिक समझो आप पहले। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को हम तत्सम कहते हैं, यानी हिंदी का जो शब्द है और यानी कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को, यानी संस्कृत का कोई ऐसा शब्द जो संस्कृत से निकल करके आया हो और हूबहू संस्कृत के शब्दों को ही हिंदी में हम उपयोग कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ तिक्त। तिक्त ये संस्कृत का शब्द है। तिक्त, तिक्त का अर्थ होता है तीता। तो अब हम तिक्त संस्कृत है, संस्कृत को ही हिंदी में उपयोग किए, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका आम्र। आम्र हिंदी का शब्द है, आम्र का अर्थ होता है आम। तो चूंकि ये संस्कृत का शब्द है और हम हिंदी में भी संस्कृत ही लिखे, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। यहाँ लिखा हुआ सर्प, सर्प का अर्थ होता है सांप। तो हमने संस्कृत के शब्दों, संस्कृत से जो शब्द निकाला उसको हिंदी में हूबहू डाल दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा आपका कह रहा है तद्भव। तद्भव क्या कह रहा है, तत्सम से बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, यानी कि तत्सम के बिगड़े रूप को, तो तत्सम यानी संस्कृत, तो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप जो होगा उसको हम तद्भव कहेंगे। यानी जो शब्द संस्कृत का हो और उसको संस्कृत में नहीं बल्कि हिंदी में कन्वर्ट करके उपयोग किया गया, उसको हम तत्सम कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे आग है, तो आग हिंदी का शब्द है, इसका संस्कृत अग्नि होता है, तो आग आपका क्या हो गया, तत्सम, तो ये तद्भव हो गया। कपूर, कपूर हिंदी शब्द है, इसका संस्कृत होता है कर्पूर होता है, तो कपूर आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। ओठ, ओठ हो गया आपका तद्भव, इसका ओष्ठ होता है ना। कुबरा, कुबरा यानी कुबज होता है। तो जो जैसे यहाँ भी देखो तिक्त है, तत्सम हो गया, इसका हम तीता अगर लिखते तो तद्भव। आम्र है, तत्सम हो गया, आम लिखते तो तद्भव। सर्प जो हो गया वो तत्सम हो गया, अगर हम सांप लिखते तो तद्भव हो गया। तो इसका तद्भव का कह रहा है कि तत्सम के बिगड़े रूप को, यानी तत्सम का जो रूप बिगड़ करके लिखा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये दोनों एग्जाम्पल जो दिया हुआ यही आपके बिहार बोर्ड में पूछेगा, ये 100% गारंटी है मेरा। एग्जाम्पल यही होता है, इससे ज्यादा बाहर नहीं होता है। अगला है आपका विदेश, देशज।
देशज किसे कहते हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। आप नए हैं, जो नए बच्चे हैं वो पिछले 2 वीडियो देखते जाएंगे। आप नया वीडियो तुरंत इसको देखोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, पिछली 2 वीडियो आप देख लोगे ना तो उससे आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यहाँ क्या कह रहा है, देशज हम किसे कहते हैं तो देश की बोलचाल वाली भाषा को देशज कहते हैं। यानी जो भाषा, जिस भाषा का जन्म हमारे ही देश में भारत में हुआ हो और उसका उपयोग भी देश में हम करते हो, तो ऐसे भाषाओं को हम देशज कहते हैं। जैसे आप तुरंत समझ जाओगे, आप जहाँ रहते हो बोलते नहीं कि लड़का थोड़ा देशज है, ये थोड़ा देशज व्यवहार करता है, तो देशज शब्द आप सीख जाओगे। जैसे अपने यहाँ देखो डिबिया, अब देखो आप जिस क्षेत्र में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में, हम लोग भी उसी क्षेत्र में रहते हैं, तो जो मिट्टिया तेल डाल के शीशी में बनाते हैं उसको डिबिया, जिसमें पढ़ते हैं चिराग, डिबिया। शहरों में डिबिया नहीं बोला जाता है, तो अपने देश का भाषा ये डिबिया। फुनगी, फुनगी का अर्थ क्या होता है, पेड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा जिसको छिपुन्नी कहते हैं, फुनगी ऊंचा हिस्सा, पतली डाल जो होती है फुनगी। शहरों में इसको फुनगी कुछ पता ही नहीं उनको, तो ये हमारे देश की बोलचाल वाली भाषा है। लोटा, शहरों में लोटा नहीं चलता, लोटा अपने देश में चलता है, यानी अपना देश बोले तो अपने देश भाषा में लोटा में तरह कैसे होता है, टोटी लगा करके हम लोग जो पीते हैं वो लोटा होता है, तो हम लोटा कहते हैं। अगला आपका पगड़ी हो गया। पगड़ी केवल हमारे भारतीय संस्कृति में है कि शादी विवाह में पगड़ी पहना जाता है, तो हमारे देश में इन सब शब्दों का प्रयोग होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, देशज हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉमेंट में बता जाएंगे जी सर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से फास्टिंग में रह करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप बता दें। विदेशज कह रहा है आपका, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो उसे हम विदेशज कहते हैं। यानी ऐसा कोई शब्द जो हमारे देश में उसको ना बनाया गया, वो हमारे देश में जन्म ना लिया हो, वो किसी दूसरे कंट्री का हो और उन शब्दों को ला करके हम अपने देश में भारत में उपयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, विदेशज। देश नहीं, विदेशज, दूसरे देशों से आया हो। जैसे में देख लीजिए डॉक्टर, अपने यहाँ डॉक्टर को इंग्लिश में डॉक्टर कहते हैं, तो चूंकि इंग्लिश यानी इंग्लैंड का अंग्रेजी भाषा है, तो हमारे यहाँ चिकित्सक कहते हैं। दूसरा है टेबल, टेबल अंग्रेजी शब्द है, हमारे यहाँ मेज कहा जाता है, तो विदेश से आया है। हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल इंग्लिश का वर्ड है, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, चिकित्सालय कहते हैं, है ना, चिकित्सा यानी डॉक्टर यहाँ रहता है। तो ये सब जो हो गया वो अंग्रेजी का, तो चूंकि हमारा भारत में अंग्रेजी तो है ना, अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी दूसरे देशों से आया है, तो वो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी मतलब इंग्लैंड विदेश हो गया। फिर दूसरा कह रहा है फारसी के कुछ शब्द, फारसी भी हमारे कंट्री में नहीं चलता था। जैसे हमने कहा कि आराम कर लिया, तो आराम देखने में लगता है अपना देशज है, लेकिन अपने देश का नहीं, ये फारसी का शब्द है, तो ये भी विदेशज हो गया। अफसोस, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपका नंबर कम आया, तो अफसोस का क्या अर्थ है, अफसोस हमारे देश का शब्द नहीं है, ये फारसी का शब्द है, अफसोस भी विदेशज है। किनारा जो है, ये किनारा जो नदी का किनारा, ये हमारा देशज शब्द नहीं है, ये भी फारसी की देन है, तो ये हमारा क्या हो गया, विदेशज शब्द हो गया। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज और विदेशज किसे कहते हैं। तो इन बातों को आप कमेंट में बताओगे यार, कि हमें पता चलेगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम कमेंट पढ़ के फिर नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। और जो भी मेरे बच्चे, कुछ बच्चे दरभंगा से जुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं से, सहरसा से, सुपौल से, जो भी जुड़ते जा रहे हैं जुड़ते जाओ। मैं आपको एक दिन बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ, और बहुत जल्द मैंने कहा भी है कि 10K के बाद मैं मीटअप करने वाला हूँ। क्लियर? तो इसमें कहीं भी प्रॉब्लम है आपको शब्द विचार में, जो बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे, दोस्त व्याकरण का पढ़ा चुके हैं, तो उसको जाकर के देख लेंगे। मैथिली वाले बच्चे भी देख लेंगे, हिंदी वाले भी देख लेंगे, और बहुत जल्द उर्दू का आने वाला है। तो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाता हूँ। अब कोई आपको डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और मैं उस कमेंट को रिप्लाई दूंगा, और आपको जो भी मेरे रिप्लाई देने योग्य होगा रिप्लाई, तो मैं अगले वीडियो में उसको पढ़ाऊंगा। और अपना नाम कमेंट में जरूर बताना, आपके कमेंट से हमें जोश मिलता, उत्साह मिलता, और पढ़ाने में मजा आता है। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी और खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।